नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार नॉलेज प्लस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री का लेक्चर शुरू हो रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा। इसके सिलेबस में जानकारी दी थी और फिर इसके बाद कक्षा 6 की ये किताबें चल रही है और कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताबों तक पहुंचेंगे हम। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देने के बाद हमारा आज पहला पार्ट शुरू हो रहा है और हम पहले पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला पार्ट है हमारा, कैसे पता करें कब क्या हुआ था। यह इतिहास जानने के स्रोत। तो आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे कि कुछ पुरानी बातें हैं, अपने बाप दादा की जानकारी है तो हम लोग अपने दादा दादी से ही जानकारी मिल जाती है। आजकल की कुछ घटनाएं हैं जो समाचार पत्रों से है, पत्रिकाओं से है, टीवी रेडियो से मिल जाती हैं। आजकल तो और भी फैसिलिटीज आ गई हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया है। पर यदि आज से हजारों वर्ष पहले लोगों के रहन सहन के बारे में जानना तो कैसे जानेंगे। तो इसका आसान जवाब है कि पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत। अच्छा, आपने कभी ये देखा होगा, पुराने शहर की गलियों में आप जाएं तो किसी न किसी गली में आपने एक पुराना टूटा हुआ मकान जरूर देखा होगा, जिसमें आधे ज्यादा कूड़ा भरा पड़ा होगा। सड़क कई बार बन चुकी है तो मकान आधे ज्यादा दब चुका हुआ है, धंस चुका हुआ है नीचे। आप देखेंगे कि वहां की जो दीवार है, टूटी फूटी दीवार, टूटा हुआ हल्का दरवाजा और छत है टूटी हुई। आप देखेंगे कि दीवार कैसी है। छज्जा देखेंगे तो छत के रेलिंग है, रेलिंग की नक्काशी कैसी है, मछली कहीं बनी होंगी, कहीं फूल पत्तियां बनी होंगी, और हो सकता है कलर्ड भी हो या खाली प्लास्टर ही हुआ हो या प्लास्टर ना भी हुआ होगा। दरवाजे में बनी हुई नक्काशियां आप देखेंगे, ताला देखेंगे, कुंडी देखेंगे। कुंडी किस तरह की लगती थी, दरवाजे के पल्ले कैसे होते थे। मोस्टली तो 2 पल्लों वाला ही दरवाजा होता होगा। खिड़कियां देखेंगे, खिड़कियों के पल्ले टूटे हुए आपको मिलेंगे। ताला आपको मिलेगा पुराने जमाने का। इससे जानकारी मिलेगी कि पिछले समय का ताला कैसा था, आज के समय का ताला कैसा है। फिर आप और अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि अलमारियां हैं। अलमारी में अलग अलग प्रकार के डिजाइन होंगी या डिजाइनर अलमारियां बनी होंगी, जैसे ताज टाइप की, जो नोक टाइप की बना दी जाती है। खूंटे देखे होंगे कपड़ा टांगने वाले। फिर आप छत देखेंगे, मान लीजिए छत देखा, छत बांस या बल्ली की बनी हुई और मट्टी डाल करके कवर किया गया, तो ये गाटर डाल करके पत्थर से कवर किया गया है। और अगर मान लीजिए कि जो अगर वो कूड़ा कचरा हम लोग हटा के देखें तो वहां की जमीन देखेंगे। जमीन देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या ये ईंटों की बनी है, कि यहाँ पत्थर बिछे थे, कि यहाँ खाली कच्ची ही जमीन थी। देखेंगे कि हैंडपंप की सुविधा थी या कुआं वगैरह था। तो ये सारी चीजें जो है, अब हो सकता है भाई क्या पता कुछ पुराने बक्से ही मिल जाए, बक्सों में कुछ पुराने मोहरे या सिक्के मिल जाए या कोई पुरानी पुस्तक मिल जाए, किसी की बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा वाली कोई किताब मिल जाए। तो संभावना है ये सब। तो इन सब को देख के हम उस समय
की स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो है मकान ऐसा रहा होगा, ये दीवार यहाँ से वहां तक गई होगी, और वहां की दीवारों की ईंटें हम देखेंगे चौड़े हैं, पतले हैं, कि ज्यादा लंबे हैं, पत्थरों की ईंटें बनाए गए हैं या मिट्टी की ईंटों को पका करके बनाए गए हैं। वहां की कलाकृतियों को देखेंगे, दीवार में कलाकृतियां होंगी, दरवाजे की कलाकृतियां होंगी जो अधिकतर लोग करवाते हैं, छत की रेलिंग में कलाकृतियां होंगी, दीवार में मुख्य रूप से नाम छपा होगा, या कोई, जैसे हम लोग आजकल शुभ लाभ छाप देते हैं, उसमें कुछ और भी हो सकता है छपा होगा, कोई धार्मिक बात भी लिखी हो सकती है। तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इतने समय पुरानी बात है, और सड़क परत दर परत बनती गई है, मकान धंसता गया है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकान लगभग ये इतने सालों पुराना रहा होगा, कि अंग्रेजों के जमाने का है, कि अंग्रेजों से भी जमाने से पहले का दरवाजा है, ये मकान है, या और भी उससे 100 साल 200 400 साल पुराना ये जगह है, कि क्या है, मतलब अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के सब सब पुरातात्विक स्रोत और जो हम लोग लिखित रूप में मिल जाएंगे वो साहित्यिक स्रोत ही है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों का इतिहास बना। इतिहासकारों ने इन्हीं सीरियलबद्ध तरीके से लगाया, और क्या नाम है, क्रमबद्ध, बता सकता हूँ, क्रमबद्ध तरीके से इसको लगाया, और इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। इससे पहले हम जानेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। तो बीते हुए समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। क्या है इतिहास? बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का एक साधन है। अच्छा, ये सब काम करता कौन है? यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है पुरातत्व। पहले समझते हैं कि प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। ठीक, भाई जो पुरानी चीजें खुदाई में मिली हैं, पुराने मंदिर मिले हैं, पुराने इमारतें मिली हैं, तो इन सभी अवशेषों का अध्ययन जो है, इन सब का अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। अब इनका जो अध्ययन करता है उन्हें भाई पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक, अब इनमें क्या मिल सकता है भाई? जैसे मिट्टी के बर्तन मिल सकते हैं, खिलौने मिल सकते हैं, हथियार मिल सकते हैं, औजार मिल सकते हैं। ठीक, तो ये सब निकालते कैसे? जमीन के अंदर खोदते हैं, जैसे कि अपनी हड़प्पा सभ्यता अभी जल्द ही में, क्या नाम है, चनौली में मिली, ये उत्तर प्रदेश में ही है, चनौली की खुदाई में मिली हुई है। वहां तो पूरा पूरा रथ मिल गया है, धनुष, तीर, भाले और कंकाल वगैरह मिले हैं। और कंकाल जिस ताबूत में बंद करके रखा जाता है, वो ताबूत भी अच्छी स्थिति में मिला है। उस ताबूत में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। स्त्रियों का ताबूत अलग होता था, पुरुषों का ताबूत अलग होता था। एक स्त्री का कंकाल मिला जिसके पैर कटे हुए थे, तो पंजे के पास से पैर कटे हुए थे। अच्छा, जब ताबूत मिलता तो उसके आसपास बर्तन भी मिले हैं। बर्तनों से भी पता चलता है कि भाई इनको दफना देने के बाद जो है, इनकी खाने पीने की चीजें इनके बर्तन में रख करके दफना दी जाती होंगी। मान्यता ये रही होगी कि भाई जो आत्मा आएगी भोजन करेगी और फिर चली जाएगी। तमाम प्रकार की मान्यताएं ऐसी होती है। तो इन्हीं सब चीजों से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और इतिहास कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध
नहीं है, वो प्रागैतिहासिक कहला जाता है। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आधे ऐतिहासिक काल में आ गए। और ऐसा समय जिसमें साक्ष्य मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, तो वही ऐतिहासिक काल में आ गए। इस तरह से हमारे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, प्राचीन काल में मानव जब लिखना शुरू किया, तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। तो भाई जब कागज का ज्ञान था नहीं, तो लिखता किस पर था? वह अपने लेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्रों पर लिखता था। और कभी कभी जो है बड़ी शिलाओं में, स्तंभों में, पत्थरों की दीवारों में, या मिट्टी पत्थर के छोटे छोटे फलकों में। अब ये देखो, मिट्टी के जैसे हम लोग क्या बचपन में खिलौने बनाया करते थे, पहिया बनाया करते थे। अब खिलौने में छोटे छोटे डिजाइन बना दिया, इसको सुखा दिया। ऐसे ही वो लोग भी करते थे। मिट्टी के छोटे छोटे या जो भी चौड़े या चपटे बनाने होते थे आकृतियां, उनमें गोद गोद करके अपनी भाषा उसमें लिख दिया। और फिर उसे पका कर करके, सुखा करके, पका करके बिल्कुल जैसे ईंट की तरह हो जाता था, और लंबे समय तक स्वच्छ हो जाता था। अच्छा, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख और शिलालेख, ये कुछ प्रकार की चीजें हैं जिसपे संरक्षित करके चीजों को लिख दी जाती थी और लंबे समय तक रहता था। ठीक। अब जैसे कि हम जानते हैं, देखेंगे, एक तो ये कर्सर गायब हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं, ये है शिलालेख। अशोक के समय का शिलालेख है ये, और ये अभी भी जयपुर में स्थित है। इसको अगर अभी हम जूम करके देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है अपने लिए तो डिजाइन ही है, और ये उनके लिए कोई ना कोई तो भाषा है। संभवतः ये ब्राह्मी लिपि ही होगी। और ये है, देखिए, स्तंभ लेख। इसमें भी उनकी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इस तरह से पत्थरों में गुदवा देते थे तो लंबे समय तक चीजें सुरक्षित रहती हैं, जानकारी पहुंचती सभी लोगों तक का। ये है ताम्रपत्र। ये है तांबे की बनी हुआ करती पत्तियां हुआ करती थी, इनमें गोद गोद करके अपनी भाषा से कोई ना कोई बात लिख दी जाती थी, और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। ये देखिए, सिनोडी में खोज करता रहे हैं। देखिए, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, ये लेवल की ही जमीन है। और इसमें जब कुछ चीज टकराई होगी तो जानकारी मिली होगी कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ है, तो पुरातत्ववेत्ताओं को बुलाया गया होगा, कि यहाँ पर खुदाई की गई। तो देखो, पुरानी पूरी पूरी दीवार ही दिख रही है यहाँ पर। और फिर यहाँ से पता चल रहा है कि इस घर का या मकान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा, या हो सकता है कि ये आपकी नींव भी रही हो। ये है आपका भुर्ज पेड़। अब भुर्ज पेड़ से ये जो छाल है, ये ऐसे देखो, पतली पतली छाल निकलती हैं, ऐसी छालें। इन छालों को धीरे से निकाल दिया जाता था, इकट्ठा करके इनको काट छाट कर करके बिल्कुल पेपर की तरह बना दिया जाता था, चौकोर। ये देखिए, इसे भोजपत्र कहते हैं। अब ये भोज नामक पेड़ की छाल से बनती है, इसलिए इसे भोजपत्र कहते हैं। देखिए, कहीं लग नहीं रहा है कि कोई प्रकार की छाल है, बिल्कुल सीधी। और इसी में लिख करके इसको सुरक्षित ढंग से रख दिया जाता था।
और ये देखिए, ये है ताड़पत्र। ताड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको काट छाट कर करके बढ़िया ऐसे रख लिया जाता है, उसमें लिख करके, और फिर उसको छेद कर करके किसी चीज से बांध दिया जाता है। अच्छा, ये कोई बांस की पत्ती वगैरह या बांस का कटा हुआ हिस्सा नहीं है जो लग रहा है खाली, क्योंकि सूख गई है पत्तियां, इस वजह से ऐसी दिख रही है। ये जो ताड़ के पत्ते हैं इनको जो है कोने कोने से काट दिया गया है, लंबी लंबी इनमें बातें लिख दी जाती हैं और तर पर रख दिए जाते हैं, और किसी धागे से इन्हें बांध दिया जाता है। तो ये एक तरीके से पूरे, जैसे हम लोग अपने कागज नहीं स्टेपल कर लेते हैं या उसमें छेद करके सुतरी से बांध देते हैं, वैसे इसमें भी ये काम किया जाता था, और ये पूरी पूरी एक ग्रंथ या एक किताब बन जाती थी। खैर, आपने देखा सारी चीजों को कि ताम्रपत्र और भोजपत्र भी देख लिया कि कैसा होता है आखिरकार भोजपत्र कहाँ से बनता है। भोजपत्र वाले पेड़ जो है अधिकतर हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अपने ताड़पत्र है, ताड़पत्र अधिकतर आप देखेंगे समुद्र के किनारे या रेगिस्तानी इलाकों में, अफ्रीका में भी काफी सारे पाए जाते हैं ताड़पत्र, भारत में पाए जाते हैं। और भारत में समुद्री क्षेत्र के किनारे किनारे आप देख लेंगे, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देख लेंगे तो खजूर और ये जो क्या नाम है नारियल के जो पेड़ हैं, ये सब ताड़पत्र के प्रकार में ही आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब पुरातात्विक स्रोत में ये भी देखते हैं रुम्मनदेही अभिलेख। ये रुम्मनदेही अभिलेख का अंश देख रखा है, ये जो लिखा हुआ है ये अशोक के समय का है, और ये लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इसमें अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि सुनो सुनो सुनो, घोषणा है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अब आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि ढोल बजाते हुए लोग अपने वो राजा की बात को जनता तक पहुंचा देते हैं। इन्होंने यहाँ पर गुदवा दी है, लंबे समय तक टिका रहेगा। अशोक की बात, अशोक की जानकारी सब तक पहुंचती रहेगी कि अशोक किस प्रकार का राजा था। ये सब अंदाजा लगाया जा सकता है इन अभिलेखों से। अब ये अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। और ये स्रोत क्या है भाई? रुम्मीनदेही अभिलेख। अच्छा, इनको फिर क्या नाम है डिकोड कर लिया जाता है, और डिकोड करने के बाद अपनी भाषा में इसे चयन कर करके समझा जाता है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं सिक्के। अच्छा, अब ये सिक्का देखिए ना, इस सिक्के से आपको क्या जान पहचान में आ रही है? इस सिक्के से हम क्या क्या जान सकते हैं? पहली चीज हम ये जानेंगे कि ये सिक्का है किसका, किस धातु का है, इस धातु की उस समय क्या वैल्यू रही होगी, अधिक वैल्यू उसकी होगी या कम वैल्यू होगी, इससे उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। ये सिक्का एक सिंगल धातु से मिलकर बनाया है या कई सारे धातुओं को मिला करके बनाया गया है, मिश्रित धातुओं से बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वहां की अ, उन्नत किस्म की जानकारी थी, कि हाँ धातु के बारे में अच्छी जानकारी थी। फिर दूसरी चीज पता लगी कि किस तरह से इक्विपमेंट से इसको काट करके बनाया गया होगा, तो उस इक्विपमेंट की जानकारी हमें होती है कि आखिरकार किस मशीन से इसको बनाया गया होगा। और फिर इसमें देखते हैं कि जो डिजाइन बनी हुई है, जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को, जैसे कि आप जिसमें देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है और घोड़े पर बैठा हुआ है, और किनारे किनारे फूल पत्तियां या कुछ शायद लिखा हुआ है उनकी भाषा में। तो ये इसमें जानकारी मिलती है कि ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को एक सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। भाई, गुप्त शासक थे गुप्त काल के, और ये कुमार गुप्त हैं।
अच्छा, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है, और इसमें जो लेक्चर ले रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे ऐसे कुछ प्रश्न बैठेंगे जो कंपटीशन में आके पूछे जाते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है कि कुमार गुप्त एक अच्छे घुड़सवार थे। ये एक अंदाजा मात्र है, कोई पक्का नहीं कह सकता है कि अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब एक मात्र सिक्के से इतनी सारी जानकारियां आपको मिल गई। अच्छा, ये देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली है। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। अब ये देखिए, सोचिए कि कितना दूर, मतलब कहाँ हड़प्पा और कहाँ मेसोपोटामिया। ये देखिए, अब इसमें मैप में देखिए, देखेंगे अगर, तो ये है अपना भारत, ये है पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये सिंधु नदी यहाँ से बहती है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और ये पंजाब प्रांत के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर हड़प्पा है, और इसीलिए हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज हुई, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ की मोहर जो है यहाँ पहुंची, देखिए ये इराक क्षेत्र देखिए आप, ये यही दो नदियां हैं, ये दजला और फरात नदियां, इसी के बीच में है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब यहाँ की मोहर बताइए यहाँ पर मिली। अब इससे ये पता चलता है कि इनके बीच में घनिष्ठ व्यापार होता रहा होगा। अब ये मोहर है, सिक्का नहीं है। अब मोहर से ये जानकारी मिल रही है कि जैसे हम लोग मोहर नहीं लगा देते हैं अपने सामान में, जब कोई सामान बेचते हैं तो पैकेट पे मोहर लगा दिया कि भाई हमारी कंपनी की, ये हमारी कंपनी का लोगो है, या टैग लगा दिया। ठीक, तो ये एक प्रकार के लोगो और टैग का ही तरह काम करता था कि ये भाई सामान जो है फलानी जगह से आया है, या इस फलानी कंपनी का है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत ही विस्तृत थी। अब देखिए ये धौलावीरा के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जैसे कि ये सिनौली मिली उत्तर प्रदेश में, वैसे ही धौलावीरा जो है गुजरात में। ठीक, और यहाँ से भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ये है सारनाथ स्तूप। अब सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप को बोलते हैं धामेख स्तूप। अब धामेख स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था। अब ठीक से तो उन्होंने देखा पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने पुरानी चीजें देखी। अब हम साहित्यिक स्रोत में देखेंगे कि क्या क्या आते हैं। अभी तक हम लोग ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? साहित्यिक ग्रंथ जैसे कि हमारे वेद, और वेदों के आधार पर ही हमने पूरा पूरा कालखंड बना दिया, वैदिक काल। अब वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब इन्हीं वेदों के माध्यम से जानकारी, वेद फिर उपनिषद बने वगैरह, इससे उस समय की जानकारी मिलती है। वैदिक कालीन समाज की जानकारी, सभ्यता की जानकारी कैसी है। अच्छा, फिर ये रामायण महाभारत वाल्मीकि एवं वेदव्यास ने लिखी है, इससे क्या पता चलता है? उस समय के समाज के विषय पता चलता है। फिर जैन एवं बौद्ध साहित्य है, ये
छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। ये जातक कथा वही है जिसको बदल बदल के चीकू पीकू की कहानी बना करके हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं बच्चों को। फिर आता है ये अर्थशास्त्र। अब नाम का अर्थशास्त्र है पर इसमें पूरी राजनीति है। ये चाणक्य द्वारा लिखी गई है और ये मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताता है। राजतरंगिणी लिखी है कल्हड़ ने, और कल्हड़ जो है उस समय के बहुत ही विख्यात व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है इसमें। ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। फिर कई विदेशी वृत्तांत हम लोग को मिलते हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जैसे कि इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने। अब मेगास्थनीज कौन है? आपको ध्यान होगा ये सिकंदर तो याद होगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था पूर्व से लड़कर के, फिर वो वापस चला गया, बेबीलोन में मर गया। और इसने जितनी जीती हुई जमीन थी अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। अब सेल्यूकस निकेटर और जमीन पाना चाहते थे। इन्होंने हमला किया भारत पर दोबारा। अब उस समय चंद्रगुप्त जो है सत्ता में आ गए थे। इन्होंने चाणक्य की सहायता से जो है सेल्यूकस निकेटर की लड़की से विवाह कर लिया और उपहार स्वरूप हजारों की संख्या में हाथी, घोड़े और जमीन वगैरह जो है सब अपने अंडर कर लिया। और सेल्यूकस निकेटर ने फिर अपना एक राजदूत जो है इन्हीं के साथ भेज दिया। तो वो राजदूत मेगास्थनीज ही था। तो समझ में तो आ गया होगा कि क्या सीरियल चला है। एक तो चंद्रगुप्त ने उस सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर ली, और एक मेगास्थनीज नाम का जो राजदूत था, यूनानी राजदूत, ये भी इसके समय में आ गया। अब मेगास्थनीज जो है इन्होंने इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाई है। अब इसमें मैं बता दूं, इसमें ये भी है कि जैसे बताया था उन्होंने इंडिका में कि राजा जब भी राज्य में भ्रमण करने जाते थे तो रथ पर निकलते थे और इनके सर के ऊपर जो छतरी थी, छतरी के चारों ओर तोता जो है गोल गोल चक्कर लगाया करते थे। इस तरह से उस राजा की भव्यता के बारे में दर्शाया गया है और बताया गया है कि मतलब क्या स्थिति थी वहां पर, कैसी सामाजिक स्थिति थी। यात्रा विवरण आपको दो मिल रहे हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि गुप्त काल में आया था, गुप्त काल से संबंधित है। और ये पहले तो यहाँ पर नालंदा आया था सिर्फ पढ़ने के लिए। फिर गुप्त काल में, सॉरी माफ कीजिएगा, होइसंग आया था यहाँ पर नालंदा में पढ़ने के लिए। और इन्होंने भी यात्रा विवरण दिया है। ये भी चीनी यात्री थे। होइसंग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन भी बहुत दयालु पराक्रमी राजा थे। जब होइसंग यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए, नालंदा में पढ़ने आए, तो इन्होंने होइसंग के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, यहाँ के शासनकाल के बारे में लिखा, और वापस जाते हुए बहुत सारी पुस्तकें यहाँ से ले गए। खैर इन स्रोतों से हमें वहां की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर वहां की कृषि, पशुपालन, कामगार, धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी मिलती है। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन,
त्योहार, मेले आदि, ये सब सामाजिक स्थिति वहां के बारे में पता चलती है किनसे? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से। ये एक चित्र आप देख रहे होंगे पहाड़ी नुमा, तो इस पहाड़ी नुमा चित्र से ये दर्शाया गया है कि सभ्यता जितनी पुरानी होती जा रही है, देखिए नीचे दबती जा रही है और नई सभ्यता जो है ऊपर उठती चली जा रही है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एडी और बीसी। बीसी अर्थात ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक। अब ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बोलते हैं बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, और इसी प्रकार से ईसवी को अंग्रेजी में बोलते हैं एडी। एडी एक लैटिन भाषा है, इससे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एने एनो डोमिनी। एडी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां। खैर, आशा करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने देखा कि कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था, तो मुख्य चीज ये थी कि पुरातात्विक स्रोतों से और साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि कब क्या हुआ था। अगला चैप्टर होगा पाषाण काल, कि पाषाण काल कैसा रहा, कितने भागों में बटा और क्यों इसे पाषाण काल कहा गया। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें कि जिससे अन्य लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, कई घरों में सरकारी बच्चे भी हैं, और ऐसे जो बच्चे हैं जिनके हाथ में फोन तो रहता है, स्कूल नहीं जाते हैं या जाने को नहीं मिलता है, तो वो भी इसे देख कर करके एक इसके लिए एक अच्छा विचार बना सकते हैं, अच्छी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो अगले लेक्चर आने तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, नमस्कार।